देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। रुपए की कदर में रिकॉर्ड कमी, पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल इजाफा, सेल्स टैक्स में इजाफा, बिजली के निर्खों में इजाफा। ये है पाकिस्तानी मईशत। पाकिस्तान में महंगाई की शरह 47.23% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। हुकूमत टैक्स पर टैक्स लगा रही है। वो जो पहले ही टैक्स दे रहे हैं उनका खून चूसा जा रहा है। क्या मुल्क ऐसे चलते हैं कि जो टैक्स दें उनसे ज्यादा टैक्स लेते रहें और जो टैक्स नहीं देते उन्हें टैक्स चोरी की आजादी दे दी जाए, खुली छूट दे दी जाए? ये कैसा निजाम है? ये कैसी हिकमत अमली है? हुकूमत तो ऐसे टैक्स लगा रही है जैसे लोगों को इतना टैक्स भरने के बाद खाना पीना होश खता कर दिए हैं। हुकूमत ने देना है। बजट के बाद जो महंगाई बढ़ी है उसने लोगों के होश खता कर दिए। इस बार हुकूमत भी इनकी जो बेतजर्बेकार है, कहते हैं कि मुल्क की डूबती नया हमने पार लगाई है। मरीम नवाज साहिबा माजी में तहरीक इंसाफ की हुकूमत को नालायक समझकर क्या कहती थी, आइए सुनते हैं। अवाम की जिम्मेदारी उनकी नहीं है। अवाम की जिम्मेदारी उस हुकूमत की होती है जिसने अवाम को जवाब देना होता है, जिसको मुंतखब करके अवाम लेके आते हैं। तो मुझे बड़ी तकलीफ है कि हर रोज़ महंगाई में इजाफा हो रहा है और लोग बिलबिला उठे हैं सड़कों के ऊपर और गलियों में बातें हो रही हैं, लोग बद्दुआएं दे रहे हैं इस हुकूमत को, लेकिन इनको सवाए ऑपोजिशन के कुछ याद नहीं है। सवाल अब ये है कि अब तो शायद वो हुकूमत है को कहती है कि हमें अवाम को जवाब देना है। हालात ये कि अगर मौजूदा हुकूमती नुमाइंदे अवाम को जवाब देने के लिए सड़कों पर निकले तो क्या अवाम इनसे बात करने के मूड में भी है? लोगों को उम्मीदें, कुछ उम्मीदें पीपल्स पार्टी से भी थी, क्योंकि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी महंगाई के खिलाफ मार्च निकालते थे। महंगाई मार्च में बिलावल ने क्या कहा था, याद दिलाते हैं। वो 16,000 वफाकी एम्प्लॉइज हो, उनसे आपने रोजगार छीना है। जब महंगाई भरता है तो इसके मतलब वजीर आजम चोर है। खाने पीने के अशिया महंगा, पेट्रोल महंगा तो गैस महंगी, बिजली महंगी, जीना महंगा तो मरना महंगा, जीना महंगा तो मरना महंगा। बिलावल भुट्टो ने जीना मरना महंगा, हर चीज महंगी, और महंगी हो तो वजीर आजम चोर है। ये मैं नहीं, बिलावल भुट्टो जरदारी और मरीम नवाज साहिबा कहते थे। अब सवाल ये है कि अवाम बिलबिला उठी है। क्या बिलावल को आज ये सब नहीं नजर आ रहा? बिजली के बिलों का वो हाल है कि अवाम रकम देखकर माथे से पसीने छूट रहे हैं। अब हालत ये कि 1 यूनिट इजाफा होने तक आपको 5,000 इजाफी पैसे देने पड़ते हैं और हम मीडिया के लोग अवाम को समझा रहे होते हैं कि वजीर आजम ने इस मामले का नोटिस ले लिया है। अब इस खबर से शायद रेडी वाले को कैसे मुतमईन किया जा सकता है कि इज्जत माफ वजीर आजम पाकिस्तान ने बिजली के बिलों में ओवर रीडिंग का नोटिस ले लिया है। वो तो अपना बिल भर चुका है और सिर्फ 1 यूनिट के फर्क से उसने 5,000 रुपए से ज्यादा बिल अदा कर देना है। शहबाज शरीफ कहते हैं कि हमारे कायद में मोहम्मद नवाज शरीफ ने गरीब का खास ख्याल रखा है और हम इस विजन पर अमल पैरा है। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते। मोहम्मद नवाज शरीफ ने हमेशा दिल की गहराइयों से कौम की खिदमत की है और ख़ास तौर पर उन तबकात को जो कि महरूमुल मईशत हैं, उनका हमेशा ख़ास ख्याल रखा और उनके उसी विजन को, उसी पॉलिसी को हम पूरी कोशिश करके उसके ऊपर हम अमल पैरा हैं।
ये कैसा विजन है कि जिसने 2 वक्त की रोटी तक मुश्किल बना दी है। मुल्क इस वक्त खाना जंगी की सूरत हाल से दो चार होने को है। आज सोशल मीडिया पर एक खबर नजर से गुजरी कि सैलरी में देर करने पर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपने ही कंपनी के सीईओ को जान से मार डाला। ये फ्रस्ट्रेशन की इंतहा है जो महंगाई बढ़ने से आ रही है। लेकिन कहा जाता है कि तरक्की याफ्ता मुमालिक में 15 से 20 सालों के अंदर अशिया खुर्दनोश में 1 रुपए तक इजाफा नहीं हुआ, मगर अगर हमारे यहाँ नजर दौड़ाएं तो रोज रोज मुख्तलिफ चीजें ही आसमान से बातें करने लगती हैं। दूसरी जानिब एक और अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताई गई और हुई जिसमें बुशरा मानिका यानी कि बुशरा बीबी के साबिका शौहर खावर मानिका ने साबिक वजीर आजम और बुशरा बीबी के शौहर इमरान खान पर संगीन इल्जामात आयद किए। बुशरा बीबी के साबिका शौहर का कहना था कि अगर किसी घर में तलाक हो तो जल्दबाजी नहीं होती, अगर तलाक हो गई तो क्या बुरा था कि निकाह के लिए रुक जाते। सवाल हमारा भी है, सवाल यह है कि इस तरह के निजी मामलात पर अगर सियासतदानों को निशाना बनाया जाता रहा तो ये रविश कहां तक जाएगी। और यहां पर ये भी बात बताते रहें कि ये सिर्फ एक बुशरा बीबी का मामला नहीं है, ये पाकिस्तान की 52% खवातीन का मामला है जिसको आप एक अपनी निजी सियासी संगीन गलाजत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके ऊपर इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं जिस पर शर्म का मकाम है कि हम एक इस्लामी जमहूरिया मुल्क में रहते हैं और ये किस किस्म की बातें हैं जो कि हो रही हैं। दूसरी जानिब ये भी बताते चले कि हुकूमत ने एजेंसियों को इस हद तक एक्सेस दे दिया कि अब वो आसानी से शहरियों की कॉल ट्रेस कर सकते हैं। इसके आउटकम किस कदर खतरनाक होंगे ये भी वक्त ही बताएगा। और आज गैजेट में ये नोटिफिकेशन हो चुका है, इसके ऊपर भी पूरे सोशल मीडिया पर चर्चा है, इसी सब पर बात करेंगे। और जबकि माजी में जब ऑपोजिशन में थी यही सियासी जमातें तो ये कहती थी कि जी फोन ट्रैप हो रहे हैं और ये हो रहा है वो हो रहा है, और आज अपनी ही हुकूमत में तमाम एजेंसियों को खुला एक्सेस दे दिया गया है। इसी सब पर बात करेंगे। मेरे साथ सबसे पहले मौजूद हैं अंजुम वकील हैं, मैंने मुस्लिम लीग नून से जुल्फिकार अली बदर साहब हैं, तर्जुमान है बिलावल भुट्टो जरदारी से के पीपल्स पार्टी से, सुहेल सुल्तान है MNA है तहरीक इंसाफ से। तीनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया। सबसे पहले जी मैं सुहेल सुल्तान साहब आपकी तरफ जाऊंगी। सुहेल सुल्तान साहब, एक तरफ महंगाई का गुबार है और महंगाई का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है जो कि इस वक्त हमारे सरों पर मंडला रहा है, और दूसरी जानिब हम सियासी महाजराई पर देखते हैं कि किस किस्म के लेवल पे हम जा चुके हैं कि जी हम घर की खवातीन को नहीं बख्श रहे, हम इस किस्म के बोगस केसेस में फंस चुके हैं जिससे हमें निकलने का दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा कोई मौका। तो ये ऑपोजिशन ऐसी सूरत हाल में क्या टैक्टिक करेगी? अब आप लोग की जो स्ट्रैटेजी है सो फार इतने टाइम से, क्या उसके कोई असरात मरतब हो रहे हैं पॉजिटिव? क्या आप लोग इस पोजीशन में हैं कि कहीं कोई डेंट दे सके हुकूमत को, क्योंकि हुकूमत की माशी पॉलिसीज नाकाम हो गई हैं, लेकिन ऑपोजिशन भी क्या कोई प्रोग्राम लेके बैठी है कि कल को अगर हुकूमत में आ जाते हैं फौरन से तो क्या इकोनॉमिक पॉलिसीज होंगी? क्योंकि इस वक्त तो बेड़ा गर्क हो चुका है मुल्क का। जी सुहेल साहब। सुहेल सुल्तान साहब, आपको आवाज आ रही है? सुहेल सुल्तान साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, सुहेल सुल्तान साहब की आवाज मुझे नहीं आ रही। मैं जुल्फिकार अली बदर साहब की तरफ जाती हूँ। जुल्फिकार साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मुझे आ रही है। जुल्फिकार साहब की तरफ आ रही हूँ। ये मरियम साहब और बिलावल साहब मिल के कुछ महंगाई के खिलाफ मार्च निकालते थे और कहते थे कि जी मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा है। अब थोड़ी सी प्रैक्टिकल अप्रोचेस पे बात कर लेते हैं ना। उस वक्त तो नहीं हुआ, लेकिन इस वक्त एक आम आदमी दिवालिया हो चुका है, क्योंकि दिवालिया का मतलब ये होता है कि आप कर्जे ले के जो है ना अपने घर को चलाएं। और इस वक्त भी मौजूदा सूरत हाल में जितने कर्जे लिए गए हैं उसकी इंतहा हो चुकी है, लेकिन कर्जे भी आ गए, किटी में पैसे भी आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो थे 17 बिलियन जब आप लोगों ने हुकूमत संभाली वो भी पैसे पता नहीं कहाँ गए। कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, कोई जो है बैठ के फिगर्स पे बात करने के लिए इस काबिल नहीं है। और आज जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, सूरत हाल ये है कि कराची जैसे शहर जो कि मईशत चलाता है, जहां आपकी 15 अभी आपका तीसरा लगातार टेन्योर है पीपल्स पार्टी का, यहाँ के कितने मेजर मेन चंक्स एरियाज में बिजली गैस और पानी की बंदिश के खिलाफ लोग 8-8 दिनों से जो है ना सड़कों पर हैं। तो ये मैं इसलिए प्राइम सिटी की बात कर रही हूँ कि कराची डेवलप्ड सिटीज में आता है ना, द मोस्ट डेवलप्ड सिटी जिससे इकोनॉमी चलती है मुल्क की। तो अगर ये हालात होंगे तो बाकी
सिटीज के क्या हाल होंगे आई डोंट नो, कि आप लोग मुझसे बेहतर समझते हैं शायद, लेकिन ये कि ये तो बहुत ही बुरे हालात हो चुके हैं इस वक्त। अब पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है? बस इतना सोच रही है कि कल चेयरमैन साहब ने एक पेशावर में बैठ के प्रेशर कर ली और लताड़ दिया कि जी आप भी यही करते थे। अरे भाई, जो वो करते थे अगर आपने भी वही करना था तो फिर आपने मुल्क संभाला क्यों, हुकूमत बनाई क्यों? लोग सवाल ये कर रहे हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रिदा, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। आपका पर्टिनेंट सवाल है कि महंगाई बढ़ रही है और चीजें हो रही हैं, लेकिन देखिए जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही थी और हालात मामला चल रहे थे, आप उस टाइम पे जिस टाइम पे पीडीएम की गवर्नमेंट बनी उस टाइम पे दो रास्ते थे कि यहाँ तमाम जमातें अपनी सियासत बचा लें या रियासत बचा लें। आज भी जो सिलसिला महंगाई का बढ़ रहा है और चीजें कंट्रोल में जिस हद तक हो सकती हैं उसको किया जा रहा है। बस इतना बड़ा डैमेज उन 4.25 सालों के अंदर आ चुका है इस मुल्क के अंदर कि उसको करने के लिए आपको सख्त फैसले लेने पड़े। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई अच्छे फैसले हैं या सख्त फैसले हैं जिससे आप ये सोचें कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस से खड़े होकर ये बात कही कि 35% जो सैलरीड क्लास है उसका टैक्स 45% कर दिया गया। दूध के ऊपर कोई सियासतदान टैक्स नहीं लगाएगा और ये जिन बाबुओं ने लगाए हैं उनसे सवाल करना चाहिए। जब बजट बनाने पे आप स्टेक होल्डर्स, लोकल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एफपीसीसीआई को और दीगर होल्ड ऑन जुल्फिकार साहब, होल्ड ऑन जुल्फिकार साहब, होल्ड ऑन जुल्फिकार साहब, मुझे सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बता दें कि क्या 3.5 इयर्स की हुकूमत, क्या पिछले 76 सालों की, क्योंकि आप और नून लीग ही मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हुकूमत में रहे हैं, और सूबे की भी बात कर लें 18वीं तरमीम के बाद तो तीसरा टेन्योर है आपके पास यहाँ पे। अभी थोड़ी सी बारिश हुई है ना कराची में, मैं अभी आपको क्या बताऊं कि किस तरह से हम ऑफिस पहुंचे और क्या हालात है सड़कों की और चीजों की। तो कहने का मकसद ये है कि आप लोग ही बैठे हुए हैं इख्तिदार में एक जमाने से, आप लोग के मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती, बिकॉज यू नो द सिस्टम, यू नो द ब्यूरोक्रेसी, यू नो एवरीथिंग हाउ टू रन, यू नो हाउ टू रन द शो। बट डिस्पाइट कि जी 3-3.5 साल की हुकूमत सिर्फ पीटीआई की, आप लोग ये कह के बरीउज़्मा हो जाते हैं कि जी उसकी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। वी शुड नॉट लेट दिस पॉइंट डाउन कि जी उस टाइम पे कोरोना भी था, पूरी ओवरऑल दुनिया में क्राइसिस थे। वो टेन्योर की बात आप छोड़ दें, अपनी परफॉर्मेंस बता देना। आप लोगों ने हुकूमत खुद बनाई है, खुद ली है, तो फिर डेफिनेट सी बात है जवाब दे भी आप लोग हैं। रिदा, जिस टाइम की आप कोरोना था ना, पूरी दुनिया में ऑयल की फ्यूचर बाइंग हो रही थी। ऑयल की प्राइस $0 के करीब, डॉलर के करीब आई हुई थी पर बैरल, और पूरी दुनिया के मुमालिक ने फ्यूचर बाइंग की। हमारे मुल्क को क्या प्रॉब्लम थी? यहाँ पे कोई इस काबिलियत अहलियत वाला लीडर ही नहीं था उस टाइम हुकूमत के अंदर जो समझदारी का फैसला करता। वो तो अभी वीट स्कैंडल में भी नजर आ रहा है ना उस टाइम पे, और जब सारी दुनिया फ्यूचर जी वो तो वीट स्कैंडल में भी अभी नजर आ गया ना, रिसेंटली वीट स्कैंडल, उस पे कितना आप लोगों ने कर लिया फोर्स के जी प्री-एमएलएन को, या जो केयरटेकर गवर्नमेंट थी, क्या कर लिया आप लोगों ने? देखिए, हमने तो आवाज उठाई है कि जिन आवाज उठाने से क्या होता है, खाली बात करने से क्या हो रहा है? देखिए, कसूरवार है, उनको जो है बिल्कुल उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अगर कोई एक्शन नहीं ले रहा तो हम तो बात कर सकते हैं ना। हुकूमत तो हम नहीं चला रहे, हुकूमत तो पीएमएलएन की का हिस्सा है, ये कह के आप बरीउज़्मा नहीं हो सकते। हम कब बरीउज़्मा हो रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि जो गलत को गलत तो कह रहे हैं ना, आवाज तो उठा रहे हैं। यहाँ पे तो लोग आवाज ही नहीं उठा रहे। यहाँ पे तो लोग पाकिस्तान तोड़ने की खुदा न खास्ता बात करते हैं। वो कहते हैं मैं नहीं हूं तो पाकिस्तान भी नहीं है। ऐसा थोड़ी होता है। हम तो बात करते हैं भाई, पाकिस्तान है तो हमारी सियासत है, हमारी पार्टीज है। हमारे लिए सबसे पहले जो है हमारी अवाम है, हमारा मुल्क है, उसके बाद दीगर सारी बातें हैं। अगर ये मुल्क नहीं रहेगा, इस मुल्क में फिर सियासत किस चीज की करनी है? यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमारा मुल्क है। हमें ये समझने की जरूरत है हमारे मुल्क के अंदर कितने % लोग। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। 2013 में आसिफ अली जरदारी साहब ने तापी गैस पाइपलाइन और ईरान गैस पाइपलाइन और सी पैक का जो है वो मुआहदे किए और उसको इनिशिएट किया। सी पैक का काम क्यों रोका पीपल्स पार्टी के जाने के बाद? इमरान खान साहब ने क्यों नहीं किया? तापी गैस पाइपलाइन क्यों नहीं 2022 के एंड तक, 23 तक, जब तक पीडीएम की गवर्नमेंट आई तब तक ब्यूरोक्रेसी ने और दीगर हुकूमतों ने क्यों नहीं काम शुरू किया उसका? ईरान गैस पाइपलाइन, आज आपको पता है हमारे पास एक टाइम पीरियड दिया गया। अगर हमने अगले चंद माह के अंदर उसको इनिशिएट ना किया तो हमें $19 बिलियन देने हैं, 19 बिलियन। तो अगर वो हम
आर्बिट्रेशन कोर्ट फ्रांस में चले जाते हैं तो हमें 24 बिलियन डॉलर देने हैं। तो मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने इनिशिएट किया था, आपको पता है अगर उस टाइम पे ईरान गैस पाइपलाइन तापी गैस पाइपलाइन से गैस आ गई होती तो क्या आज होना था? आज पाकिस्तान के अंदर सस्ती गैस आवाम को जारी होती, हाउस होल्ड को, इंडस्ट्री को जानी थी। आपकी सस्ती बिजली बननी थी, सस्ती बिजली इंडस्ट्री को जानी थी, हाउस होल्ड को जानी थी। आपकी एक्सपोर्ट प्रोडक्ट कंपेटिटिव होना था, आपकी एक्सपोर्ट बढ़नी थी, फॉरेन रेमिटेंस बढ़ना था। 8-10 सालों के अंदर अगर हम नेशनल इंटरेस्ट के फैसले, यहाँ पे आई हुई बनी हुई हुकूमतें ऐसे फैसले नहीं कर सकती और आके वो बातें करते हैं 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरी, और हम उनको कोसे ना, हम उनको बोले ना, तो क्या करें? आज फिर इस मुल्क के अंदर महंगाई नहीं होगी तो क्या होगा? हमें बाहर से पैसे मांगने पड़ेंगे। इस मुल्क के अंदर आप देखें कि हम माजी के अंदर, माजरत के साथ मैं अपने ऊपर भी ये बात करता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर माजी की तमाम हुकूमतें इस बात पे कामयाब नहीं हो सकी कि अपना टैक्स नेट बढ़ा सके। उसके अंदर हम भी शामिल थे और दूसरे भी शामिल थे कि पाकिस्तान में लेस देन 1% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन वो टैक्स पे करती है। आज उनको जो सैलरीड क्लास है, उनका जो बड़े लोग हैं जो अच्छा टैक्स देते हैं, उनका टैक्स नेट 35 से 45% स्लैब कर दी गई है और पाकिस्तान के अंदर लेस देन 1% ऑफ द पीपल दे आर पेइंग द टैक्स और 99% टैक्स नहीं दे रहे। जो गाड़ियां खरीद रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, बच्चों को महंगे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, आप देखें तो सही उनमें से कितने लोग टैक्स देते हैं? क्या चेक किया? फिर दूसरी बात, ये हमारा काम नहीं है, ये हुकूमतों का काम होता है। जो लोग हुकूमत में बैठेंगे उनका काम है ना। ये बातें आप लोग टीवी पे आके कर रहे हैं बहुत अच्छी लगने के लिए, लेकिन सवाल आप लोगों से ही तो है। मेरी बात आपको मजीद अच्छी लगेगी, आपको जो बात बताने लगा वो बात सुने। ये बारिश हो रही है, सड़कों पे पानी है, सीवरेज नहीं है, बाकी चीजें हैं। आप मुझे एक चीज बताएं, ये दुनिया और हुकूमतें और ये जो इदारे हैं, ये टैक्स से मुल्क के अंदर वेलफेयर स्टेट बनाते हैं, टैक्स इकट्ठा करते हैं, वेलफेयर के लिए करते हैं। मुझे एक चीज बताएं, जब आपको टैक्स नहीं मिलेगा और आप अपने, तो आप नाकाम हो गए, यानी कि आप एज अ गवर्नमेंट नाकाम हो गए। इट्स योर फेलियर कि आप लोगों से टैक्स नहीं ले पा रहे हैं जिनका आपको पता भी है कि वो टैक्स चोरी कर रहे हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा, फिर ये इसको ये कहना चाहिए, इसको इस तरह से रिफ्रेश करें कि बोले हम नाकाम हो गए, हमने हुकूमत ली लेकिन हम नाकाम, क्योंकि आपने टैक्स का बर्डन मेरे जैसे लोगों पे ही डाल दिया जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं। हम तो देखें, आपको यू मस्ट एप्रिशिएट, हम तो आपकी, मेरा चेयरमैन आप लोगों के लिए आवाज उठाता है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। मुझे बताएं किस और पार्लियामेंटेरियन ने आवाज उठाई है, कोई अपोजिशन में या हुकूमत में है? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के अलावा किसी ने आवाज उठाई है तो बताएं मुझे। आपके लिए आवाज तो हम उठा रहे हैं, मेरा चेयरमैन उठा रहा है आवाज। कोई और उठाता है तो बताएं आप। आपके लिए आवाज उठा रहे हैं कि आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा है, अवाम के लिए आवाज बिलावल साहब उठा रहे हैं। देखिए, बात कहने की ये है कि ये जो आप कॉन्सेप्ट लेके आती है ना कि सीवरेज नहीं है, ये बेसिकली वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट होते हैं कि आप यहाँ पे टैक्स इकट्ठा करते हैं। कराची के अंदर से बहुत ज्यादा टैक्स इकट्ठा होता है। कराची के अंदर मुझे बताएं फिर टैक्स चोरी भी कितना होता है, बिजली चोरी कितनी होती है? देखिए, जो चीज चोरी होगी तो उसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट है, स्टेट पावर, दैट मींस कि उनका फेलियर है। इफ दे नो कि वेयर आर द लाइन लॉसेस, इफ दे नो कि कहां पे चोरी हो रही है, इफ दे नो द पीपल, देन दे शुड रेक्टिफाई और उनसे कलेक्ट करें। सिंपल इज दिस। अभी आप बात यही है ना, कितने लोग, जुल्फिकार आप पढ़े लिखे आदमी है ना, आपसे इसलिए ये बात करना भी जरूरी। आप मुझे ये बात बताइए कि कितने लोग दुबई लीक्स में, पैराडाइज लीक्स में, पैनामा लीक्स में जिनके नाम है, आप लोग कहते थे कि जी सिर्फ एक बंदे को लटका दिया, बाकी सारे लोग फारिग हो गए, वो उनको नहीं पकड़ा। तो भाई कौन पकड़ेगा? ये तो हुकूमतों का काम है। ये किसका काम है? ये आवाम का काम है कि लोगों को रेक्टिफाई करें, आइडेंटिफाई करें और आपको बताएं कि जी इनसे टैक्स ले लो। हमने तो फेडरल गवर्नमेंट को कहा है, एज अ सिस्टम वी आर एट द एज ऑफ द फेलियर, वी शुड हैव टू एक्सेप्ट इट। देखिए रिदा, आपको थोड़ा सा बात को समझने की जरूरत है कि ये पाकिस्तान है, ये स्टेट है, यहाँ पे ख्वाहिशात पे मामलात नहीं चलते। जो सूबाई हुकूमत है उसके गिवन सर्कमस्टांसिस के अंदर जो कुछ हो सकता है वो करती है। जो बिजली है, ये जो सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, दिस इज अ फेडरल सब्जेक्ट। Collection of taxes is a federal subject, but tax collection is not a federal subject. हमारी After 18 amendment हुकूमत ने
फेडरल गवर्नमेंट को ये कहा है कि आप टैक्स कलेक्शन हमें दे दें। ये एनएफसी के तहत जो चीजें आती हैं, हम यहाँ पे लोकल यूनियन काउंसिल लेवल के ऊपर जाके टैक्स कलेक्शन करते हैं और हम वहां पे वही टैक्स को यूनियन काउंसिल के ऊपर लगा के लोगों के ऊपर लगाते हैं, गलियां बनाते हैं, चीजें करते हैं। इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहिए, बैठना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए ताकि इसको एम्पावर किया जा सके, ताकि यहाँ पे कोई भी उठता है पार्टी जो 5, 10, 15 सीटें लेती है, आके बातें करना शुरू हो जाती है। देखिए, बात कहने की ये है कि ये रीजनल या इस किस्म के कॉन्फ्लिक्ट से निकल के हमें ओवरऑल इश्यूज के ऊपर बात करनी पड़ेगी। मैं किसी एक पार्टी को या एक शख्सियत के ऊपर बात नहीं करता, हमारे लिए सारे काबिल एहतराम है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम सबकी जो है रवादारी और इज्जत के साथ उनके साथ बातचीत करते हैं, लेकिन बात कहने की ये है कि हमें जो इश्यूज हैं उसको एड्रेस करने की जरूरत है। ठीक है, सही है, ओके, गॉट द पॉइंट। ठीक है जुल्फिकार साहब, गॉट द पॉइंट। मैं सोहेल सुल्तान साहब की तरफ जाती हूँ। सोहेल सुल्तान साहब, आप मैं सवाल वैसे कर चुकी थी, लेकिन दोबारा मुझे दोहराना पड़ रहा है, आपकी तरफ आना पड़ रहा है। आप ऑपोजिशन में हैं, बीइंग एन ऑपोजिशन पार्टी आप क्या कर रहे हैं? हुकूमत की नाकस पॉलिसियां हैं इस वक्त देखी जा रही हैं, उसमें कोई जो है अभाम नहीं बचा है इस वक्त, माशी सूरत हाल वो आपके सामने है, लेकिन ऑपोजिशन उसके लिए क्या ऐसा कर रही है कि वो डैन डाले? ऑफ कोर्स कि आपके ऊपर पॉलिटिकल केसेस जिस तरीके के वो नजर आ रहे हैं, आज की प्रेसर का भी मैंने जिक्र किया आगाज में, दैट इज वेरी शेमफुल, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम अपनी गलतियों से सीख ही नहीं रहे पाकिस्तान में, जो हालात से नजर आ रहा है। मगर हैविंग सेड दैट, ऑपोजिशन क्या कर रही है? क्वेश्चन ये है, क्योंकि अगर ऑपोजिशन के पास भी लेट्स सपोज हुकूमत आ जाती है, सर्कमस्टेंसेस कोई बन जाते हैं, तो क्या आपने कोई अपने इस वक्त जो है रिफॉर्म्स, कोई तैयारी, कोई चीज माशी प्लान कुछ तैयार किया हुआ है आपके जहनों में? आपके पास रिटर्न कुछ है? क्या हो रहा है? जी जी बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और देखिए, आप असम्बली के फ्लोर पर जब बजट पेश हो रहा था तो हमारी पार्टी ने इसके खिलाफ भरपूर एहतजाज किया कि ये गरीब दुश्मन बजट है, ये अवाम दुश्मन बजट है और ये अशराफिया को रिलीफ देने के लिए एक बजट है। तो ये हमारा एक स्टांस था। इसके अलावा हमने अपनी भरपूर कोशिश की कि ये बजट असम्बली से पास ना हो, इसलिए कि इससे महंगाई का एक तूफान आने वाला है। आप देखेंगे लोग बिजली की बिल बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। अगले माह में जो बिलें आएगी बिजली की, वो आप देखेंगे वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे लोग। आईपीपीज के जरिए जो लेवी टैक्स और इसके अलावा आईपीपीज के जरिए जो बिजली पैदा की जा रही है वो इतनी महंगी हो रही है कि लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ेगी, कमोडिटीज की प्राइसेस बढ़ेगी। इसलिए हमने पहले ही इनको खबरदार किया था कि ये जो बजट आप पेश कर रहे हैं, अवाम पे टैक्स का नया बोझ आप डाल रहे हैं, तो ये इससे अवाम तबाह बर्बाद हो जाएंगे। और इसके अलावा ये टैक्स की जो ये बात कर रहे हैं मेरे भाई, तो टैक्स कलेक्शन एक होता है टैक्स कलेक्शन, एक होता है टैक्स एवेजन। मतलब ये आपने अगर ये फैसला लिया है कि हम नए नए टैक्सेस लगा लगा के मुल्क की इकानमी को चलाएंगे, तो इस तरह तो जहाँ पे टैक्स चोरी होती है वहां पे आप कंसंट्रेट करें, वहां पे आप काम करें। जो सरमाएदार लोग हैं, जो जागीरदार लोग हैं, जो बड़े बड़े कारखानादार लोग हैं जो टैक्स नहीं देते, उनको टैक्स में उनको प्रॉपर जो एवेल्युएट करें और लोगों को एहसास हो कि ये जो हम टैक्स दे रहे हैं ये वापस हम पे लग रहा है। ठीक है, ये दोनों का काम है, वफाकी हुकूमत का भी है और सूबाई हुकूमत का भी काम है। और मैं भी उस पार्टी की मेरे भाई जो कह रहे थे उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी तो सिंध में हुकूमत आपकी है, तो आप वहां पे क्यों ये टैक्स एवेजन स्टॉप नहीं करते? दूसरी, मरकज में भी आप है, मरकज में तो आप उनकी स्ट्रॉन्ग इलाही है, आपकी वजह से मरकज में हुकूमत बनी है, तो आप उनको सपोर्ट क्यों नहीं करते? इसके अलावा जो ये बजट उन्होंने पेश किया था इनको तो हमने स्ट्रांगली रिजेक्ट किया है, लोगों ने भी रिजेक्ट किया, लोग इसके असरात अभी देखेंगे। और हम अभी ला रहे हैं शैडो बजट, हम अभी पेश कर रहे हैं अपना शैडो बजट, वो हम पेश करेंगे। इसके अलावा हम अपना शेडो कैबिनेट भी अनाउंस कर रहे हैं। शेडो कैबिनेट हम अनाउंस करेंगे, हम अपना फाइनेंस मिनिस्टर जो उसके बजट पे के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्शंस उनके हैं वो हम के सामने रखेंगे कि ये हमने ये चीजें रिकमेंड की। और देखें, असेंबली डिस्कशन में हमारी एक भी रिकमेंडेशन बजट के ऊपर नहीं मानी गई है, एक्सेप्टेड। तो ये इस तरह नहीं चलेगा ना कि जब आपकी हुकूमत है तो आप महंगाई के जरिए इस मुल्क को चलाए। और ये तो बहुत आसान फार्मूला है कि आप पेट्रोल महंगा करें, बिजली महंगी करें, और इसके अलावा जो दूसरे तरीके हैं सरमायाकारी बढ़ाने के वो अपने के मतलब फौरन जो
इन्वेस्टमेंट है वो आप मुल्क में ले सके। अच्छा, सोहेल साहब से गालिबन हमारा राबता मुनक़ता हो गया है ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच। मैं वापस जुल्फ़िकार साहब की तरफ भी जाऊंगी और आगे भी बढ़ूंगी, लेकिन मुझे एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक पे भी जाना है नाज़रीन, तो वी आर गोइंग फॉर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, विल बी राइट बैक आफ्टर इट, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले जी बात हो रही है इस वक्त महंगाई के हवाले से, और जो इस वक्त मुआशी पॉलिसीज़ के साथ साथ सियासी मंजरनामे में भी बात करें। ताहिरा औरंगजेब साहब अभी साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून से सीनियर मेंबर हैं और MNA हैं, उनको भी खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। ताहिरा औरंगजेब साहबा, माशी सूरत हाल इस वक्त जो बनी हुई है, इस सब में अभी मैंने कुछ शॉर्ट चलाए थे जिसमें पहले जो मरियम नवाज साहबा, बिलावल साहब, महंगाई मुकाओ मार्च, सारे अवामी मार्च लेके निकलते थे, उसके हवाले से और जो पॉलिसीज़ के ऊपर बात होती थी। अब लोग सवाल कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा महंगाई है, सारी हालात सूरत हाल जो है वो इतने ख़राब हो गए हैं कि लोगों से बिल नहीं भरे जाएंगे बिजली के, और मज़ीद अभी नर्क बढ़ाए जा रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में किस तरह से जो है वो लोग अपने घरों को चलाएंगे, जो हालात बन गए हैं? आखिरकार लोग तो इस वक्त दिवालिया हो गए, वो कह रहे हैं। जी ताहिरा साहब, IMF के पास जाना भी हमारी एक मजबूरी थी, और जो कहते थे कि हम मर जाएंगे नहीं जाएंगे, ये उनकी वजह से इस कदर हालात बदतर पैदा हुए। बल्कि आज तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये हमें बताया कि 94% जो घरेलू सार्फिन हैं वो इंशाअल्लाह ताला सोलर बिजली से मुस्तफीद होंगे और फैज़याब होंगे, और 200 यूनिट तक रियायत दे रहे हैं 3 माह के लिए, जुलाई, अगस्त और सितंबर। और जो आम सारिफ था जिसके लिए बिजली बड़ी थी, ये भी कहा गया है कि बैंकों वालों से कहा जाएगा कि सोलर लगाने के लिए भी अगर लोन चाहिए तो वो बिला सूद लोन देंगे। जी। अब ये तो हो गई बिजली की सूरत हाल, क्योंकि घरेलू सार्फिन 94% के लिए पहले किसी ने सोलर का सोचा नहीं था। अब दूसरा मसला ये है कि जो ट्यूबवेल 10 लाख के करीब तेल से चलते हैं, और वो जो तेल है वो $3.5 अरब की लागत से आता है, और उसमें चलने वाले ट्यूबवेल जो हैं उनके लिए मॉडल बनाना है सोलर एनर्जी का। ये तमाम काम होगा बलूचिस्तान में, क्योंकि वहाँ तकरीबन 500 अरब रुपए के 5 सालों में जो है वो पानी की तरह बह गए हैं। 2500 ट्यूबवेल को काटने का फैसला किया गया, क्योंकि वो बिल नहीं दे सकते बेचारे किसान। शमसी तवानाई का मंसूबा उनके लिए बनाया गया है, जिससे 55 अरब रुपए खर्च होंगे, जो कल प्राइम मिनिस्टर साहब बलूचिस्तान में ऐलान करके आए हैं, और इससे किसान की लागत में कमी भी आएगी। और जो उनमें 10 लाख तेल से चलते थे ट्यूबवेल, उनको भी सोलर पर और शमसी तवानाई पर समझे के कन्वर्ट किया जाएगा, और इससे भी किसान की लागत में इंशाल्लाह कमी होगी। इसके अलावा पंजाब हुकूमत जैसे, सिंध हुकूमत जैसे, बलूचिस्तान गवर्नमेंट, वो मेडिसिन के लिए भी पंजाब गवर्नमेंट की में CM साहिबा ने आते ही कहा कि इमरजेंसी में मेडिसिन फ्री मिलेंगी, कैंसर के पेशेंट को भी मेडिसिन फ्री मिलेंगी, कैंसर का नया हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जहाँ जाते हैं, चाइना गए, कतर गए, UAE, जहाँ जहाँ वो गए, उन्होंने कहा जी IT के लिए हमें एक्सपर्ट लड़कियां जिन्हें हम भेजेंगे, और स्किल्स के लिए भी हम अपनी नौजवान नस्ल को राग़िब करके सेंटर्स देंगे, और जो 2-2.5 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है उन्हें स्कूल में लाया जाएगा। जितने अमीर शुरफा लोग हैं इन सब के लिए हमने कहा है कि टैक्स नेट में इनको लाया जाए। जब पाकिस्तान से इतने मुस्तफीद होते हैं, इतना फ़ायदा उठाते हैं, तो टैक्स भी देना चाहिए, और जब टैक्स में इजाफा होगा आवाम की मुश्किलात कम होंगी, क्योंकि वही टैक्स का पैसा उनकी फलाह बहबूद पे लगाया जाएगा। पंजाब की चीफ मिनिस्टर साहब अभी दिन रात मेहनत कर रही हैं, और प्राइम मिनिस्टर साहब तो मेरा ख्याल है दिन रात में 1 घंटा भी काम नहीं करते, तो वो हर वक्त
यही सोचते हैं कौन सी ऐसी तरकीब और स्कीम लाई जाए जिससे पाकिस्तान के अवाम में महंगाई का रुझान कम हो सके, लोगों को रोजगार मिल सके, अमन कायम हो सके और मुल्क के अंदर जो खास तौर पे गैस और बिजली के निर्ख बढ़ाने पड़ते हैं उनमें इजाफा तो हो, लेकिन सहूलियात के साथ। हम चाहते हैं कि सोलर एनर्जी को जब पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने सूरज की इतनी कीमती नेमत की इतनी अता की है तो उससे फायदा उठाया जाए। इसलिए ज्यादातर हम ये सोच रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के घरेलू सार्फिन को तकरीबन 94% जो घरेलू सार्फिन है उनके लिए सोलर का मंसूबा बनाया जाए। इससे 100 अरब रुपए की आमदन में अरब रुपए की अखराजात की बचत होगी और आमदन में इजाफा होगा और इस आमदन में टैक्सेस जो हैं वो भी बढ़ाए जाएंगे और इस 94% में जो इजाफा किया जाए जो घरेलू सार्फिन के लिए सोलर एनर्जी की दी जाएगी उससे भी आप देखिए महंगाई में कमी होगी, महंगाई की शर्म होगी इंशाल्लाह। ताहिरा साहिबा, आज की एक खबर है कि सोशल मीडिया पर आपकी भी नज़र से गुजरी होगी कि सैलरी में देर करने पर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपनी कंपनी के सीईओ की जान ले ली। लोगों की ये फ्रस्ट्रेशन पहुंच गई है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। इसी तरह एक और ख़बर सोशल मीडिया पे चल रही है कि जी वो जो है 8 दिन की बच्ची थी और एक यहाँ सुबह सिंध के हवाले से उसमें चल रहा है कि जी उसके पास पैसे नहीं थे शख्स के पास उसके दूध के लिए और उसने तो उसको जो है वो जिंदा दफना दिया। इस तरह की खबरें इस वक्त चल रही हैं। महंगाई से लोग इस कदर परेशान हो गए हैं। ये चीज़ें ट्रिकल डाउन इफेक्ट की हम बात करते हैं तो वो तो महंगाई के असरात मार्केट में आ गए, लोकल मार्केट तक ऐसे पहुँच गए हैं कि इस वक्त सब्जियाँ और घरेलू अशिया खुर्दनोश की चीज़ें आसमान को छू रही हैं। हमारे आपकी जैसे जो लोग जाते होंगे जाहिर सी बात है मार्केट में, तो हमें अंदाज़ा है कि जब आप सौदा लेने जाते हैं तो किस किस किस्म की महंगाई हो रही है। मतलब अशिया खुर्दनोश की वो चीज़ें जो रोज़ाना की इस्तेमाल की होती हैं तरक्की याफ्ता ममालिक में या दीगर ममालिक में आप देखें तो 15 से 20 सालों बाद जाके इनके ऊपर पैसे बढ़ रहे होते हैं और हमारे यहाँ तो रोज़ाना की बुनियाद पे पैसे ऐसे बुलंदी को छू रहे हैं कि एक आम आदमी का तो गुजारा मुश्किल हो गया है। देखिए बात ये है, ये महंगाई कोई अभी फरवरी में नहीं शुरू हुई, इसका तसलसल चला आ रहा था। आप ये देखिए जब मुल्क के अंदर अमन अमान कायम नहीं होगा तो इन्वेस्टर कहाँ से बाहर से आएगा। जब इन्वेस्टर नहीं आएगा तो पाकिस्तान के माली हालात कैसे ठीक हो गए। बैरूनी ममालिक जब मिसाल देते हैं वहाँ हर शख्स टैक्स देता है। जब वो टैक्स देता है तो गवर्नमेंट सहूलियात भी देती है। यहाँ हर चौथा घर टैक्स की हो रहा है। अब टैक्स नेट में लाने के लिए और FBR के साथ मुज़ाकरात करने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने टीमें तश्कील दी हैं जो टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए सर्वे कर रही हैं और जब टैक्स की मद में आमदन बढ़ेगी इंशाल्लाह सहूलियात भी बढ़ेगी। अच्छा, आपको याद होगा ना आप लोग कहते थे जब आप अभी माजी में ऑपोजिशन में थे तो पैनामा लीक्स में जब नवाज शरीफ साहब को सजा हुई तो आप लोगों के अपने रिकॉर्ड पर हैं ये स्टेटमेंट्स के जी 450 लोगों के नाम थे उस लिस्ट में, एक बंदे को सजा दी गई। बिल्कुल मैं भी कहती हूँ कि एक बंदे को गलत सजा दी गई कि सिर्फ एक ही बंदे को दी गई। आपने कहा उसमें कि बाकी जो 450 में से लोग हैं 449 वो लोग कहाँ हैं, उनको क्यों नहीं कोई कटहरे में लाया। अब आपकी हुकूमत है तो ये भी बड़ा टेस्ट केस है ना आपके लिए। वो तमाम लोग हैं उसके अंदर जो जिन्होंने पैसा पार किया है बाहर, जो पाकिस्तान का पैसा, यहाँ के अवाम का पैसा, यहाँ के हक हलाल का पैसा बाहर लेके गए। इसी तरह पैराडाइज लीक्स है, अभी दुबई लीक्स आया है। इन सब लोगों पे टैक्स क्यों नहीं लगा रही हुकूमत, क्या सोच रही है? इंशाअल्लाह ताला इन सब पे टैक्स लगाएंगे। हालात को रफ्ता ठीक होने में टाइम लगेगा। प्राइम मिनिस्टर साहब दिन रात काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह उनकी टीम भी कर रही है, उनकी काबीना भी कर रही है, तमाम सूबाई चीफ मिनिस्टर भी कर रहे हैं और अल्लाह ताला करेगा पाकिस्तान के हालात इंशाअल्लाह बेहतर होंगे। लेकिन ये चिराग दिखाने से अल्लाह दिन तक चिराग किसी के पास भी नहीं होता। एक रात में घिसे और सारे मसाइल हल हो जाए। ये मसाइल आज के नहीं है, ये पाकिस्तान के मसाइल 75 साल के हैं। इनको हल करने में थोड़ा टाइम लगेगा। थोड़े हौसले से हुकूमत का साथ दें और इंशाअल्लाह ताला हालात बेहतरी की तरफ शुरू हो गए हैं आने। अगला साल इससे बेहतर होगा, अल्लाह करेगा। इन्वेस्टर्स भी आएंगे, सीपैक का दूसरा मरला शुरू होगा। स्किल प्रोग्राम के लिए अपने नौजवानों को बाहर भिजवाएंगे और अल्लाह करेगा रोजगार में इजाफा होगा तो फिर महंगाई भी हमें कम लगेगी इंशाअल्लाह।
इंशाल्लाह। सोहेल सुल्तान साहब जी, आप जी परफॉर्मेंस और सारी बातें हो रही हैं, वो अपोजिशन कैसे देख रही है जी? देखिए, मैं तो एज अपोजिशन बजट को हमने स्ट्रांगली अपोज भी किया, इसको रिजेक्ट भी किया, और हमने भरपूर कोशिश की कि हमने अपने तजवीज़ भी दी, लेकिन आप यकीन करें कि हमारी एक भी तजवीज़ उन्होंने नहीं मानी। देखिए, ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान ने स्टेटमेंट दी थी कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है, उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, मगर वो तो IMF से छुटकारा चलें जी, बहुत शुक्रिया सोहेल सुल्तान साहब आपका, जुल्फ़िकार अली वदर साहब आपका, ताहिरा औरंगज़ेब साहब आपका, आप तीनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया। इसी के साथ अपनी मेज़बान रफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।